सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, कर चले हम फिदा। ये कविता कैफी आजमी द्वारा लिखी हुई है। कैफी आजमी के नाम से आप सभी परिचित हैं। कैफी आजमी ही नहीं, इनके संपूर्ण परिवार से ही हम लोग परिचित हैं। इनकी पत्नी शौकत आजमी और पुत्री शबाना आजमी का नाम सभी ने सुना होगा। ये कविता हमारे वीर बहादुर सैनिकों के ऊपर आधारित है। उनकी भावनाएं जो वो हमसे चाहते हैं इस कविता में प्रकट होती है। इस कविता के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि सैनिकों के चुनौती भरे संघर्षशील जीवन कैसा होता है। जीवन उनका संघर्षों से ही भरा है। कौन कौन सी परेशानियां, कौन कौन सी संघर्ष, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना वो हर पल करते हैं। उर्दू शायरी से परिचय। असलियत में कविता हिंदी में नहीं लिखी गई है। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उर्दू शब्दों की बहुलता है। उर्दू में लिखी हुई कविता बाद में हिंदी गीत के रूप में हमारे सामने आई। ये कविता उर्दू में लिखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, बाद में इसी युद्ध पर आधारित एक फिल्म बनी हकीकत, जिसका निर्देशक थे चेतन आनंद, और उन्होंने भारत और चीन के युद्ध में हुई घटनाओं को इस फिल्म में दिखाया था। वहीं पर एक दृश्य के अनुसार, जबकि बहुत सारे भारतीय सैनिक हैं जिन्हें अब लगता है कि वो अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं, बलिदान दे देंगे अपने प्राणों का, और वो ये चाहते हैं कि आगे उनके बाद दूसरे लोग भी अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करा है। कुछ अपेक्षाएं हैं उनकी हमसे, हम भारतीयों से और अपने साथियों से, जो इस कविता में प्रकट की गई है। कविता देखिए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सीमा पर खड़े अपने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को जब लगता है कि शायद अब वो जीवित वापस नहीं जा पाएंगे, तब भी उनके मन में केवल यही भावना रहती है कि हमारे बाद कौन आगे आएगा और हमारे देश की रक्षा करेगा। इसीलिए साथियों का संबोधन कहकर उन्होंने हम सब भारतीयों को प्रेरित करा है कि हम आगे बढ़ें और अपने देश की सुरक्षा करें, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तत्पर है। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने देश की रक्षा करते हुए हम तो अपना जान, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं, और अब इस देश की सुरक्षा का भार, इस देश की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पे है। ये युद्ध हिमालय के घाटियों में ही हुआ। हिमालय की कपकपा देने वाली वहां की ठंड, बर्फ के बीच में जो ये युद्ध हुआ, उससे संबंध में यहाँ पर बात की है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। विपरीत परिस्थितियां थी। एक सैनिक जब युद्ध करता है, जब सीमा की रक्षा करता है, उसके लिए आरामदायक परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी नब्ज जमा देने वाली, शरीर का खून को जमा देने वाली ठंड थी, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन सैनिकों ने अपने कदम रोके नहीं। वो हर पल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते गए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हम सब जानते हैं हिमालय को हमेशा हमने अपना गौरव माना है। हम अपने भारत देश का उन्नत मस्तक के रूप में हिमालय को देखते हैं, जो हमारा आन बान और शान का प्रतीक है। सैनिक भी यही कह रहे हैं कि इस हिमालय की रक्षा करने के लिए हमने अपने सर कटवा दिए, लेकिन हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। अर्थात अपने प्राणों का बलिदान देके, अपने सरों का बलिदान देकर अपने देश की रक्षा
हम सबने की है, उसका मान मर्यादा पर आंच नहीं आने दी। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले से। मरने प्राण जा रहे हैं, मृत्यु को सामने देख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर का जोश समाप्त नहीं हुआ। लेकिन अब जब हमारे प्राण ही हमारे पास नहीं रहेंगे, तब इस देश की जिम्मेदारी का भार, इस देश की सुरक्षा का भार तुम सभी भारतीयों के कंधों पर ही होगा। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। किसी भी देश के नौजवान युवा सबसे ज्यादा उत्साही होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तियों से युक्त होते हैं। तो इन युवाओं को ही संबोधित करा है, इन युवाओं के लिए ये पंक्तियां समर्पित की गई हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जिंदा रह के हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं अपने देश के लिए। हमें बहुत सारी परिस्थितियां मिलती हैं जहां पर हम जीवित रहते हैं, या हम ऐसे मौके हमारे हाथों में आते हैं जब हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन देश के लिए अपनी जान देने के मौके बहुत कम आते हैं। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है जब हमें अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर प्राप्त होता है। और एक युवा के लिए उसकी जवानी, उसकी युवावस्था तब तक बेकार है जब तक वो अपने देश के लिए उसका उपयोग नहीं करता। अर्थात हम युवा हैं, हमारे पास अदम्य साहस है, शक्तियां हैं, लेकिन हम उसे अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करें। इश्क और हुस्न की तरफ जो आकर्षण युवावस्था में होता है, वो आकर्षण व्यक्तिगत ना हो, वो आकर्षण शारीरिक ना हो, बल्कि हमारे देश के प्रति हो। और ऐसे युवा जो अपने देश के लिए खून से ना नहा जाए, अर्थात मौका पड़ने पर अपना खून बहाने के लिए से भी पीछे ना हटे, असलियत में वही युवा है, वही युवक है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ये लाइन आप देखिए बाकी कविताओं से फर्क है। अधिकांश कविताओं में हम धरती को माँ के रूप में मानकर फिर उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर धरती को दुल्हन के रूप में माना गया है। कारण ये भी हो सकता है कि जिस समय युद्ध होता है, ये धरती खून से लाल हो चुकी होती है और एक दुल्हन भी लाल जोड़े में सजी हुई होती है। जैसे एक वर, एक पति अपनी पत्नी की, अपनी वधू की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, लेकिन उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देता, ठीक उसी तरह इन सैनिकों को भी वर के सम्मान अपनी धरती रूपी वधु की इज्जत पर आंच नहीं आने दिया है। दुल्हन की तरह सजी हुई ये धरती तुम्हारे सामने है, जिसकी सुरक्षा का भार हम सभी के कंधों पर है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। युद्ध भूमि की शायद हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक कदम पर जिंदगी होती है और दूसरे कदम पर मौत। सैनिक को या वहां पर लड़ने वाले वीर सिपाहियों को ये पता ही नहीं होता कि कब उनके हिस्से में क्या आएगी, लेकिन उसके बाद भी भय उनके अंदर नाम मात्र को भी नहीं होता। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले समूह की बात की गई है कि अगर एक दल, एक समूह आगे बढ़कर इस देश की सुरक्षा का भार अपने कंधों पे लेकर युद्ध कर रहा है, तो वो राह कभी खाली नहीं होनी चाहिए। उस राह पे अनेक लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, नए नए काफिले बनते जाने चाहिए, नए नए दल आगे बढ़ते जाएं, जो आगे स्थित व्यक्तियों के बाद, सिपाहियों के बाद अपने कंधों पे सुरक्षा का भार लेकर युद्ध करें, शत्रुओं को पराजित करें। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। यहाँ दो जश्नों की बात की है, दो उत्सवों की बात की है। दूसरा उत्सव तो विजय का उत्सव है, लेकिन पहला उत्सव है युद्ध भूमि में अपने प्राणों के बलिदान देने का उत्सव है। सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देने से घबराते नहीं है, बल्कि वो उत्सव का समय मानते हैं। जश्न है उनके लिए कि ऐसा अवसर उन्हें ही मिला है, उनके जीवन में आया है
कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। तो ये सैनिक, समस्त सैनिक जो सीमाओं पे लड़ रहे हैं, जब वो अपने प्राणों का बलिदान देते हैं तो पहले जश्न का अनुभव उन्हें तब होता है जब वो युद्ध कर रहे हैं, वहां पर बलिदान दे रहे हैं, और उसके बाद उनकी वीरता, उनके साहस के द्वारा लड़ाई करने के बाद, युद्ध करने के बाद उन्हें जो दूसरा जश्न मनाने का अवसर प्राप्त होता है वो होता है विजयोत्सव, जब हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिंदगी मौत से मिल रही है, गले बांध लो, अपने सर पे कफन बांध साथियों। सर पे कफन बांधना मुहावरा है। सर पे कफन बांधना अर्थात मृत्यु से भयभीत ना होना। अगर हम युद्ध भूमि में हैं तो हमें अपने सर पे कफन बांध लेना, अर्थात मृत्यु के भय को अपने मन से निकाल कर हमें शत्रुओं का सामना करना है, क्योंकि इस भूमि पर जीवन और मृत्यु दोनों आपस में गले मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, अर्थात दोनों ही हमारे सामने हैं। कब हम आगे बढ़कर किसका वर्ण कर लेंगे वो हमें भी नहीं पता होता, किसी सैनिक को नहीं पता होता कि उसे जीवन मिलेगा या मृत्यु मिलेगी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये अब वतन तुम्हारे हवाले है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें आप लगातार देखना, इस कविता में उर्दू शब्दों का प्रयोग होता रहा है। खून, जमीन, वतन, बहुत सारे शब्द पहले भी इसमें आते रहे। अब यहाँ पर उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता की बात करते हुए अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि की बात की है। हम सबको ही पता है कि जिस समय राम मृत के लिए गए थे और सीता कुटी में ही थी, और जब लक्ष्मण भी उनके पास से गए तो उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची थी ताकि सीता की सुरक्षा हो सके। आज यहाँ पर बात हो रही है अपने खून से जमीन पर लकीर खींचने की, अर्थात अपना खून देकर, अपना प्राण देकर भी, चाहे हमें इस धरती को खून से लाल कर देना पड़े, लेकिन हमें शत्रुओं का सामना करना है। शत्रुओं को अपनी भूमि में, अपनी भूमि पर प्रवेश नहीं करने देना है, भूमि में नहीं आने देना है। रावण रूपी कोई भी शत्रु हमारे देश की सीमा को पार ना कर सके, कोई भी यहाँ पर नहीं आ सके। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर किसी भी शत्रु में की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी कुदृष्टि हमारे देश पर डालता है, तो हमें उसका सामना करना, उसके हाथ तोड़ देने हैं, अर्थात हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हमें उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करना है, उनके सामने सर नहीं झुकाना है, बल्कि अपनी शक्ति के माध्यम से परिचय देकर, अपनी वीरता और साहस का परिचय देकर उनका सामना करना है। छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता का दामन अर्थात हमारी देश की इज्जत की बात आई है, मान सम्मान की बात आई है कि शत्रुओं का सामना हमें इस प्रकार से करना है कि उनकी बुरी नजर हमारे देश पे ना पड़ सके, हमारे देश के मान सम्मान पर किसी भी प्रकार की आंच ना आए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। साथियों, देशवासियों, तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और इस सीता रूपी हमारी जन्मभूमि की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। हम वो सैनिक जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, हमारे बाद इस देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे अपने कंधों पर ही है। इस कविता में आप देखिए उर्दू शब्दों की बहुलता दिखाई पड़ती है, क्योंकि उर्दू कविता रही है। इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा, एक हमने आपको बताया ना, थोड़ा सा एक अलग हमें ध्यान में रखकर इस कविता के बारे में हमें इसके अर्थ को स्पष्ट करना है कि हम कोशिश करें कि हम मातृभूमि शब्द का प्रयोग ना करें, जन्मभूमि शब्द का प्रयोग करें, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा।